हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा कि हर एक चैप्टर को आपको थोड़ा सा बता सकूं कि इसके अंतर्गत थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूं। तो इसके बारे में बात करेंगे। है गाइस, मेरा नाम अर्पित है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि आपके 12th 10th से रिलेटेड हमेशा वीडियो जाती रहती है। स्टूडेंट्स से रिलेटेड हमेशा इस पर वीडियो जाती रहती है। अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ करना चाहते हो, ठीक है, 10th 12th से रिलेटेड, चाहे आप 12th में हो 10th में हो, आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हो, चाहे स्ट्रेटजी आपकी किसी की चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताना। सारी चीज़ें मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लास 12th की मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे हम। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि कितने चैप्टर्स अवेलेबल हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में। NCERT की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर 13 चैप्टर आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। और जो है आपके जितने भी अभी तक आपने देखा होगा क्लास 9 10th 11 12 सभी में क्या था, लगभग 15 से 16 चैप्टर आपके थे। लेकिन अब यहाँ से क्या होता है, आपके कुछ चैप्टर्स जो है नए नए चैप्टर्स भी आ गए हैं, ठीक है, रिलेटेड है, थोड़ा एडवांस है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहीं से ही आपकी अच्छी शुरुआत होगी, ठीक है। अगर आप BSc करना चाहते हैं या किसी ऐसे मतलब जहां से आप मैथमेटिक्स की शुरुआत करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ना चाहते हैं, वहां के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्लास हो जाती है। और यहाँ से ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वहां पर सारी चीज़ें इसी से ही रिलेटेड हो जाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ से ही पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं संबंध एवं फलन की, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से और बताया जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कर ले जाओगे आप, ठीक है। अगर आप 11th में पढ़े हो तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहला चैप्टर आराम से कर ले जाओगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर आता है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में, कहने का मतलब त्रिकोणमितीय जो फलन है इसको आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उसी का उल्टा मतलब जो आप फंक्शन को पढ़े हो उसी का आप इनवर्स यहाँ पर क्या करोगे, पढ़ने वाले हो। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज्यादा कुछ है नहीं खास, आराम से कर ले जाओगे। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको सीखनी होंगी, आराम से सीखोगे तो हो जाएगा। आगे बात करते हैं जो सबसे पूरे जितने भी चैप्टर्स इसमें अवेलेबल है, सबसे आसान जो चैप्टर आता है वो है आपका तीसरा चैप्टर। और जो आव्यूह का जो चैप्टर है मैट्रिक का, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आराम से कर ले जाओगे। कैसे हम दो मैट्रिक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे उनका गुणा करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर कुछ जो है ऐसे कुछ प्रमेय दिए जाएंगे, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है, बहुत खास नहीं है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सारणिक की। सारणिक भी आप मान सकते हो सबसे सरल चैप्टर, ठीक है, सबसे आसान, जो कि आपका जल्दी से जल्दी हो जाने वाला है, ठीक है। ज्यादा दिन आपका नहीं लगेगा, समझना है, सिर्फ इसमें भी कुछ करना नहीं है, सारणिक के बारे में सीखना है। एक दो फार्मूले हैं, ठीक है। आपको जो है कुछ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें कुछ ना कुछ दिया जाएगा, बाकी आसान सा है, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सांतत्य एवं अवकलनीयता की। तो सांतत्य एवं अवकलनीयता आप अवकलज का जो आपने सतत एवं जो संतत एवं अवकलनीय अवकलज का संतत एवं अवकलज का जो चैप्टर था आपने जो पढ़ा हुआ था क्लास 11th में, वही सेम जो चैप्टर है वो भी क्या है आपको दिया गया है अवकलनीयता में। थोड़ा सा यहाँ पर सूत्र को जो है आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वहां पर आपके शायद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट था, राइट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सीधा सवाल करने हैं। थोड़े बहुत आपको लिमिट्स के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, लेकिन उससे तो सरल ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आराम से कर ले जाओगे। बाकी अवकलजों के अनुप्रयोग, भाई आप अवकलज कर रहे हो, अवकलज के आप कहाँ कहाँ उपयोग करते हो, बहुत ही आसान सा है, ये भी कर ले जाओगे। बाकी बात करते हैं समाकलन की। भाई आप अवकलन का उल्टा क्या है, समाकलन है, ठीक है। अगर आप अवकलन में क्या करते हो,
आप तोड़ते जाते हो चीज़ों को, ठीक है। और समाकलन में क्या करते हो, बटोरते जाते हो चीज़ों को, मतलब इकट्ठा करते हो चीज़ों को। तो यही क्या होता है, समाकलन होता है। जस्ट अपोजिट इसका यही है, ठीक है। कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको अपोजिट नहीं लगेंगे, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अपवाद स्वरूप आप मान लेना। वो सारी चीज़ें जैसे आपको प्लस सी करके दिया जाएगा जब आप जाओगे, मतलब कांस्टेंट करके दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान देनी है। बस खास कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। बाकी समाकलनों के अनुप्रयोग आपने कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समाकलन कर ले रहे हो, समाकलन के अनुप्रयोग कर ले जाओगे। जैसे क्या था, आपको एक त्रिभुज दे दिया गया, ठीक। आपको ना इतना दूर का क्या पता है, इतने दूर का आपको रिस्ट्रिक्शंस पता है। जैसे आपको यहाँ से कितना कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कि बाउंड कर दिया गया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इतने दूर का आपको क्षेत्रफल पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समाकलन लगाओगे। 2 से 3 का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है, 1 से 2 का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समाकलन आपको यहाँ का जो समीकरण है वो दिया रहेगा। तो इसी तरीके से आपको जो है समाकलन आगे से मान लीजिए x² ये समीकरण है, इसी तरीके से आपको हल करना है। हल करने के बाद आपको बाद में प्लस सी लगा देना है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। तो कोई, लेकिन यहाँ पर प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स दे दी गई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूज मत होना। थोड़ी सी मैं यहाँ पर ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही थी बीच बीच में, तो वही बता रहा था मैं। बाकी आप जब करोगे सारी चीजें समझ में आएगी। बाकी अवकलज जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड एक चैप्टर आता है आपका 9वां जो चैप्टर है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में जब आपका क्या दिया रहेगा, जब कोई भी समीकरण dy/dx के फॉर्म में रहेगा, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है तो वो आपका क्या होता है, अवकल समीकरण कहलाता है। जहां पर ये टर्म्स अवेलेबल रहेंगे वो क्या होगा, अवकल समीकरण होगा भाई। जिसमें अवकल दिया रहे, ठीक है, डेरिवेटिव हमको करना हो, उसमें क्या होता है, वही क्या होता है, अवकल समीकरण होता है। बाकी सदिश बीजगणित भाई, आप सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाव, ये सारी चीजें आपने क्या किया है, क्लास 11th में आते आते आपने सीख लिया होगा, ठीक है। लगभग चीजें आपने फिजिक्स में सीख ली होंगी, बस थोड़ी सी चीजें हैं, आप कर ले जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है तो आपको जो है और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आता है यहाँ से त्रिविमीय ज्यामिति। आपने त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय क्लास 11th में देख लिया है, 3D का परिचय आपने देख लिया है। बस थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर एडवांस हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है यार, बहुत ही आसान सा होता है। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओगे, कैलकुलेशन प्रोसेस आपका अच्छा रहेगा। सारी चीजें आप प्रोसेस वाइज, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं वैसे ही आप करते जाओगे, तो ये बहुत ही तुच्छ से क्वेश्चंस होते हैं, आराम से आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप जल्दी से उसको ऑब्जर्व कर लोगे, कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो उसको जल्दी से आप कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामम, जो कि बहुत ही सरल चैप्टर है। जैसे मैंने बताया आव्यूह सारणिक, वैसे ही रैखिक प्रोग्रामम है। रैखिक प्रोग्रामम का चैप्टर जो है बहुत ही आसान सा है, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने क्या किया था, रैखिक प्रोग्रामम के पहले एक चैप्टर किया था आपने, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड किया था, बस वही थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर भी कर दी गई हैं। यहाँ पर भी आपको रैखिक प्रोग्रामम में भी वही चीजें करना है, लेकिन यहाँ पर जो असमीकाएं होती हैं वो आपको दी रहेंगी, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बहुत ही आराम से हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रायिकता की, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर सांख्यिकी को मैंने बताया था क्लास 11th वाले में कि सांख्यिकी को यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है, यहीं से ही। बाकी आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो है प्रायिकता दिया ही गया है। प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको यहीं से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी के लगभग और टफ क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन अगर उसके क्वेश्चन प्रोसेस को आप अगर समझ जाते हो, अगर आप अच्छे तरीके से उसको लगाना, उसका लॉजिक आप समझ जाते हो किस तरीके से लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपने समझ लिया, कुल 13 चैप्टर थे, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने का प्रयास किया है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे आपको पढ़ना है, किस चैप्टर में आपको बहुत सरल है, कौन से चैप्टर आपके बहुत टफ है। तो टफ में मैंने नहीं बताया, लेकिन बता देता हूँ एक बार के लिए। तो टफ तो ये भी नहीं है, मैंने प्रायिकता बताया, यहाँ से थोड़ा एडवांस हो जाता है, आप इसको थोड़ा सा इसमें इनहेंस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से, अगर आप करना चाहते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समाकलन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा।
अवकल नियता तो आपका हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत कई टर्म्स ऐसे आएंगे जो कि आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। बाकी यही 3 चैप्टर मैं थोड़ा सा मानता हूँ, बहुत कुछ है नहीं, लेकिन जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो यहाँ से आपने देख लिया सारी चीज़ें, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया ओवरव्यू तो भाई शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिसको सिलेबस नहीं पता है फटाफट उसको पता करवाओ अपनी। तो ये सारी भी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी चाहिए, लोगों से बतानी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। सिलेबस देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। 12th में अब की बार हमको 95% प्लस लेकर आना है भैया, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।